ये है जापान, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण कई लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग 2050 में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज जापान 4.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है। लेकिन जापान इतने कम सालों में ही इतना डेवलप कैसे हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान कौन सी पॉलिसीज के द्वारा आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आए तो कुछ सीख कर ही जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 6 अगस्त 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया और इसके ठीक 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया, जिसमें 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। और जबकि जो लोग इस हमले में जिंदा बच गए उनमें से अधिकांश रेडिएशन के प्रभाव कारण मर गए। इस हमले ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जापान पर परमाणु बम गिराने का मुख्य कारण था उस समय के प्रधानमंत्री तोजो की नीतियां, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के कहने पर भी जापान अपने आप को सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसके कारण अमेरिका को बम गिराना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जापान के प्रधानमंत्री तोजो सहित 7 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। और इस युद्ध के बाद जापान में एक नई संविधान की रचना की गई, जिससे जापान में एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना की जाएगी जो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगी। नई शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास थी। नए संविधान में राजशाही शासन को कमजोर कर लोगों के निर्णय को सुप्रीम माना गया। इसके बाद 31 अनुच्छेदों वाला अधिकार विधेयक आया, जिसमें आर्टिकल 9 में हमेशा के लिए राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को त्याग दिया। साल 1952 से 1973 के मध्य जापान ने तेजी से आर्थिक विकास, जिसमें एजुकेशन सिस्टम, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, उद्योगों पर ध्यान दिया और सामाजिक परिवर्तन, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित तथा कौशल दिया जाए, जिसके लिए जापान एक नई शिक्षा नीति प्रणाली की नींव रखी, जिसमें 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल की जूनियर हाई स्कूल, 3 साल की हाई स्कूल और 4 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी। जापान ने तेजी से यूनिवर्सिटीज खोलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस किया, ताकि टेक्नोक्रेट्स का एक ऐसा पौधा तैयार किया जा सके जो आगे चलकर देश की तरक्की में अपना साथ दे। OECD की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के छात्र गणित और विज्ञान में उच्च रैंकिंग हासिल करते हैं और 2024 तक 24 से 34 वर्ष की आयु के लगभग 65% जापानी लोगों ने किसी न किसी रूप में तृतीयक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें से अधिकांश लोगों ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में रुचि दिखाई। जापान से हमें यह बात सीखनी चाहिए कि जापान शुरू से ही अपनी मूल भाषा में शिक्षा प्रदान कर रहा है। और अधिक विकास दर हासिल करने के लिए जापान ने राजमार्गों, पुल, सुरंग, बांध, बंदरगाह और रेलवे का निर्माण 1970 के दशक तक कर लिया। बुलेट ट्रेन, जो जापान द्वारा निर्मित एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पाने के लिए हर देश प्रयास कर रहे हैं। अगर सच में विकास दर को बढ़ाना है तो लोगों को एजुकेशन दे, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, कौशल, हुनर भी। और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, कानून व्यवस्था, सड़क, प्रोडक्शन और महंगाई। जापान आगे है क्योंकि जापान के लोग आगे हैं। और जापान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसका 66% भूभाग जंगलों से ढका हुआ है। अधिकांश आबादी तटों की ओर, मैदानों और घाटियों के किनारे शहरी इलाकों में बसी है। समतल भूमि कम होने के कारण कस्बों और शहरों के आसपास की पहाड़ी ढलानों पर अक्सर खेती की जाती है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है, जो 1707 से एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। जापान रिंग ऑफ फायर में एक सक्रिय प्लेट पर स्थित है, जिसके कारण भूकंप आते रहते हैं। और जापान में 108 सक्रिय ज्वालामुखी है। अधिक भूकंप के कारण सड़कें, बिल्डिंग गिरना और सुनामी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे 2018 में एक बांध का ढहना, जिसमें 220 लोगों। आज से कुछ सौ साल पहले चीन आंतरिक भ्रष्टाचार, खराब शासन और बढ़ते विदेशी प्रभाव के कारण गंभीर रूप से कमजोर हो गया था। लेकिन आज चीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। 21वीं सदी में इसने तेजी से विकास और परिवर्तन पर जोर दिया। साल 1978 में ग्लोबल GDP में चीन का योगदान सिर्फ 2% था और आज के दिन 20% से ज्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्या बदलाव किया कि आज सुपर देश बन चुका है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चीन पूर्वी एशिया का एक देश है। यह विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है। 96 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। इसके इतिहास की बात करें तो चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका 4000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास है। दुनिया के अन्य राष्ट्रों के समान चीनी राष्ट्र भी अपने विकास के दौरान आदिम समाज, दास व्यवस्था और सामंती समाज के कालों से गुजरा था। आधुनिक चीनी इतिहास की शुरुआत 1912 में हुई, जब अंतिम चीनी सम्राट ने राजगद्दी छोड़ दी
और देश एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक और सिविल वार। इसके तुरंत बाद देश में समस्याओं के समाधान के रूप में दो राजनीतिक दलों का उदय हुआ, कुओमिंतांग जिसे चीनी राष्ट्रीय पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। और चीन की समस्या 1931 में शुरू हुई जब जापान ने मंचूरियन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1937 में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में 12 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। 3 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी और नेता माओ के जीत के साथ गृह युद्ध समाप्त हो गया, जिसके बाद अक्टूबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। इस पार्टी का स्थापना के बाद देश में बड़े पैमाने पर भूखमरी, कुपोषण और बीमारी की वजह से लाखों लोग मर गए, जिसको ठीक करने के लिए माओ ने औद्योगिकरण और राजनीतिक परिवर्तन पर कार्य किया और 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पहल शुरू की, जिसमें कृषि और समाज का आधुनिकीकरण किया गया। हालांकि यह पहल विफल रही और 1959 और 61 के बीच पूरे देश में फिर से अकाल और बीमारी फैल गई। साल 1976 में चेयरमैन माओ की मृत्यु हो गई और डेंग सियाओपिंग चीन के नेता बन गए। माओ की मृत्यु के बाद चीन में इकोनॉमिक रिफॉर्म पर तेजी से बल दिया गया। यह सुधार डेंग जियाओपिंग के मार्गदर्शन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सुधारवादियों द्वारा 18 दिसंबर 1978 की अवधि के दौरान शुरू किया गया। डेंग जियाओपिंग के सुधार से पहले चीन की अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से नियोजित नीतियों जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिफॉर्म के कारण पीड़ित थी, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास रुका हुआ था। लोगों में कुशलता की कमी और गरीबी चरम सीमा पर थी। सबसे पहले कृषि में सुधार किया गया, क्योंकि 1970 के दशक के अंत तक खाद्य आपूर्ति और उत्पादन इतना कम हो गया था कि अधिकारी चेतावनी दे रहे थे कि चीन 1959 की आपदा को दोहराने वाला था, क्योंकि 1959 और 61 के बीच इस आपदा ने मानव इतिहास को बदल दिया। यह अकाल मानव इतिहास में सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदाओं में से एक माना जाता है, जिसमें भूखमरी के कारण करोड़ों लोगों की जान चली गई। अकाल का कारण ग्रेट लीप फॉरवर्ड और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग द्वारा शुरू की गई पीपुल्स कम्युन्स की नीतियां थी, जिसे देश की अर्थव्यवस्था के भीतर भोजन का अकुशल वितरण, खराब कृषि तकनीक और 4 कीट अभियान था, जिसमें बड़ी संख्या में चूहे, मक्खियां, मच्छर और गौरैया को मारा गया। गौरैया को मारने के कारण इकोसिस्टम बाधित हुआ और फसल खाने वाले कीटों की संख्या बढ़ गई और आपदा का कारण बना। डेंग ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भूमि को निजी भूखंडों में विभाजित किया। इस नीति के कारण किसान अपनी भूमि पर औपचारिक नियंत्रण रखने में सक्षम थे। सरकार के इस कदम ने 1975 से 85 के बीच कृषि उत्पादन में 25% की वृद्धि की और दिसंबर 1978 में डेंग ने एक नई नीति ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की, ताकि चीन में विदेशी व्यवसायों के लिए दरवाजा खोला जा सके। इस नीति ने चीन की इकोनॉमी को तेजी से उड़ान दी और चीन के ग्रोथ में चीन के एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शुरुआती वर्षों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को एक विकसित माइंडसेट देना था, क्योंकि साल 1949 में साक्षरता दर केवल 20 से 40% के बीच थी और चीन के आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण था। साल 1950 में चीन अपनी 140 करोड़ आबादी को 9 साल की अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहा है और देश के विकास में जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है। इस समय चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साल 1980 तक चीन की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब के करीब हो गई थी और तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए 1978 में एक कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें परिवारों को 2 से अधिक बच्चे न रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और एक बच्चा बेहतर होगा इसका भी प्रोत्साहन किया गया। 1979 में प्रति परिवार एक बच्चा की सीमा रखने की मांग की गई। कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन कुछ जाति अल्पसंख्यक समूहों के माता पिता या जिनके पहले बच्चे विकलांग थे, उन्हें 1 से अधिक बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई। इस नीति को शहरों में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया और इस नीति का परिणाम 1980 के बाद चीन की प्रजनन तथा जन्म दर में सामान्य कमी थी और चीन की जनसंख्या कंट्रोल हो गई।